अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, जो आज का आपका लेक्चर है पीएचपी प्रोजेक्ट 2 का आपका लेक्चर है। और प्रोजेक्ट 2 के आपके इस लेक्चर के अंदर जो है हम पीएचपी की बात करेंगे। आपके एज यू ऑल नो दैट के हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर वी डिस्कस द एसेंशियल्स पार्ट ऑफ द पीएचपी। हमने जो पीएचपी के हैं बेसिक्स और जो उसके एसेंशियल पार्ट हैं जिनका आपको पता होना ज़रूरी है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। वो इसलिए कि आपकी बैकएंड फंक्शनैलिटी के लिए जो है आप पीएचपी का इस्तेमाल करेंगे और पीएचपी में जो चीज़ें आपको ज़रूरी इस्तेमाल करनी होंगी अपने प्रोजेक्ट के अंदर हम उसको देखेंगे कि आपने पीएचपी को किस तरीके से आपने यूज़ करना है। अगर हम पिछले लेक्चर्स का थोड़ा रिव्यू लें तो उसके अंदर हमने ये देखा था कि हाउ यू कैन इंक्लूड और इंस्टॉल पीएचपी ऑन योर कंप्यूटर एंड आप कैसे डाउनलोड करेंगे सर्वर को। फिर एग्ज़ैम्प क्या है, एग्ज़ाम के बारे में डिटेल से बात हुई थी, ठीक है। और फिर आपने किस तरीके से अपनी मशीन को लोकली सर्वर बनाना है और फिर आपने कैसे एक सिंपल पीएचपी का प्रोग्राम रन करना है। ये आपके जो है फर्स्ट पीएचपी के लेक्चर में बात हुई थी। एंड इन द सेकंड लेक्चर विच इज़ द लास्ट प्रीवियस लेक्चर, उसके अंदर हमने देखा था कि आपने कैसे पीएचपी की जो बेसिक्स चीज़ें हैं उनको कैसे हमने इम्प्लीमेंट करना है। उसके अंदर आपके पास फंक्शंस थे और डिफरेंट किस्म की और काफ़ी सारी चीज़ें थी। आपके पास वेरिएबल्स थे, कांस्टेंट थे और काफ़ी सारी आपके पास फंक्शंस थे जिसको आपने यूज़ करना है। तो आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो है हम यही बात कर रहे हैं कि आपने अपने प्रोजेक्ट पे कैसे बैकएंड फंक्शनैलिटी पे काम करना है। तो आपने जो ये मैंने जितने भी लेक्चर आपके ये हो रहे हैं ये स्टेप बाय स्टेप हो रहे हैं। अगर आप प्रोजेक्ट 2 के लेक्चर अगर आपने शुरू से देखे हैं और उनको आप साथ साथ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आपके लिए जो है ये काफ़ी इजी है कि आपने कैसे प्रोजेक्ट पे काम करना है। अगर आप बीच में से कोई भी लेक्चर स्किप करेंगे तो आपको जो है उस चीज़ की उस तरीके से समझ नहीं आएगी, क्योंकि आप जो है एक स्टेप को छोड़ जाएंगे। तो आप क्या करें, आप जो है सारे लेक्चर जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप जैसे अकॉर्डिंग टू योर आपके वीक के लेक्चर हैं उनको उसी तरीके से उनकी तरतीब से सुनें। अच्छा, अब प्रोजेक्ट 2 के अंदर हम पीएचपी की बात कर रहे थे तो वही आपके पास सिंपल प्रोजेक्ट पीएचपी के अंदर आपके पास जो है इफ़ एल्स का इस्तेमाल जो है काफ़ी सारे काम में होता है। जैसे कि आप डिफरेंट किस्म के चेक्स लगाते हैं, डिफरेंट किस्म के आप जो है कंडीशंस लगाते हैं। आपको ज़रूरत पेश आती है कि आप कंडीशन का यूज़ करें इन योर प्रोजेक्ट की बैकएंड फंक्शनैलिटी जब भी आप करते हैं तो उसमें आप कंडीशनल का बहुत सारा काम होता है। कंडीशन मीन कि आपने कोई भी एक स्पेसिफिक कंडीशन रखनी है कि जब ये कंडीशन फुलफिल होगी तो ये फंक्शन जो है परफॉर्म होना चाहिए, ये टास्क परफॉर्म होना चाहिए। तो अगर ये नहीं होगी तो ऐसा होना चाहिए। तो ये बेसिकली जो आपके इस तरह के जो काम हैं सारे किसके थ्रू होते हैं, आपके इफ़ एल्स के थ्रू होते हैं। और इफ़ एल्स जो है बड़ा एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेसिक स्टेप है ये कि आपने किस तरीके से कंडीशन जो है उनको पूरा करना है। तो कंडीशन को फुलफ़िल करने के लिए आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर कोई भी लैंग्वेज आपको प्रोवाइड करती है वो आपका बेसिकली इफ़ एल्स के थ्रू ही ज़्यादा होता है। पीएचपी के अंदर भी आपके पास इफ़ एल्स हैं। तो आपने क्या करती है ये मैंने आपको बता चुका हूँ। इन पीएचपी वी हैव द फॉलोइंग कंडीशनल स्टेटमेंट। आपके पास ये मुख्तलिफ कंडीशंस जो हो सकती हैं। इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट सम कोड्स इफ़ वन कंडीशन इज़ ट्रू। अच्छा, सिर्फ इफ़ की आपके पास कंडीशन होगी। इफ़ यू यूज़ ओनली इफ़ स्टेटमेंट, अगर आप सिर्फ जो है इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ इफ़, तो क्या है, क्या कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन है अगर वो आपने फुलफ़िल करवानी है तो आप क्या करेंगे, इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। इफ़ एल्स आप फिर यूज़ करेंगे अगर आपको कोई दो कंडीशन के दरमियान जो है आपने देखना है कि अगर ये कंडीशन फुलफ़िल होती है
तो ठीक है, वरना आपने क्या करना है, ये करना है, ठीक है। इफ़ देन या इफ़ एल्स जो है आप वहाँ पे यूज़ करेंगे। और अगर आपके पास बहुत सारी कंडीशंस हैं इफ़ एल्स, तो आप क्या कर सकते हैं, इफ़ में कंडीशन रखेंगे और फिर एल्स इफ़ लिख कर फिर आप कंडीशन लिख सकते हैं और लास्ट पे आप एक एल्स लगाएंगे जिसमें ओवरऑल आप जो कंडीशन दे रहे होते हैं। तो ये सारा जो है इफ़ एल्स के रिलेटेड है। और इसके बाद आपके पास आता है PHP के अंदर स्विच स्टेटमेंट। एज यू ऑल नाउ दैट आपका स्विच स्टेटमेंट जो है आर्म लैंग्वेजेस की तरह, इसका कंसेप्ट PHP में भी उसी तरह से है कि PHP में आपके पास जो है कैसे स्विच यूज़ करते हैं आप। अच्छा, आप अगर कोई एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें आपके पास डिफरेंट किस्म के केसेस हैं या डिफरेंट किस्म की आपके पास जो है वैल्यूज़ हैं, आपने उनमें से देखनी है कि कौन सी वैल्यूज़ इस वक्त जो है अकर हो रही है, तो आप क्या करते हैं, डिफरेंट किस्म के केसेस बना लेते हैं। तो वो सारा काम करने के लिए आपको जो यूज़ करेंगे स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। अच्छा, द स्विच स्टेटमेंट इज़ यूज टू परफॉर्म द डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन द डिफरेंट कंडीशंस। आपके पास डिफरेंट कंडीशंस होंगी, ठीक है, उनमें से आपकी जो सूटेबल होगी वो आप उसको जो यूज़ करेंगे अपने केसेस के अंदर। अच्छा, एंड अगर यहाँ पे आप इसका कोड ज़रा देखें तो आपके पास जो है एक आपको बेसिक स्ट्रक्चर जो है स्विच स्टेटमेंट का नज़र आ रहा है। अच्छा, इसके अंदर जो है आपने जहाँ पे ये लिखा हुआ है स्विच, यहाँ से इसका जो है कोड शुरू होता है। आप अगर यहाँ पे देखें तो आपने केसेस की फॉर्म में यहाँ पे लिखना है। जितने आपके पास केसेस होंगे आप उस तरीके से इसको जो है अपनी स्विच स्टेटमेंट को आगे मज़ीद बढ़ाएंगे। सबसे पहले अपने आप केसेस डिफ़ाइन करेंगे। आप नंबर 1 केस लिखेंगे, अगर वो फिर फुलफ़िल होता है तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे वो कंडीशन जो है ब्रेक हो जाएगी। अगर आपका सेकंड स्टेप में फुलफ़िल होता है तो क्या होगा, सेकंड स्टेप में ब्रेक हो जाएगी। और अगर आपकी थर्ड कोई भी केस अगर आपने लिखा है, अगर आपकी कंडीशन वहाँ पे फुलफ़िल होती है तो आपकी थर्ड पे जाके ब्रेक हो जाएगी। अगर आपका कोई मैच नहीं करता तो आपके पास एंड पे क्या होता है, एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर क्या होता है कि आपके पास एक डिफ़ॉल्ट सिनेरियो होता है कि अगर ये सब ना होगा तो आपके पास डिफ़ॉल्ट जो है वो रन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी जो है स्विच स्टेटमेंट जो है वो आप PHP में इस तरीके से उसका इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, another thing is loops, and loops is a very important feature in any programming language. If you are working on PHP and तो आपके पास जो है लूप्स का इस्तेमाल हर जगह पे बहुत ज़्यादा है। लूप्स के बारे में आप पढ़ते आए होंगे आम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अगर आपने C या C++ पढ़ी होगी तो आपने अच्छा से पढ़ा होगा। तो बिल्कुल सेम सिनेरियो है, PHP के अंदर भी आपके उसी तरीके से लूप्स होते हैं। कोई भी काम की अगर आपने उसको रिपीट करना है तो आप उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, लूप्स यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक जनरल मिसाल के तौर पे अगर समझाऊं, अगर आपके पास एक अच्छा, तो लूप इज़ इम्पॉर्टेंट फीचर इन एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो वही बात हो रही थी हमारी कि रिपीटिशन के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, लूप्स यूज़ करेंगे। आपको पता है कि डिफरेंट किस्म के लूप्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। अच्छा, लूप्स आर यूज टू एग्जीक्यूट द सेम ब्लॉक्स ऑफ द कोड अगेन एंड अगेन एज लॉन्ग एज द सर्टन कंडीशन इज़ ट्रू। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि आपके पास जो है अगर आपने एक लाइन प्रिंट करवानी है जिसमें आप करवाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू प्रिंट अ स्पेसिफिक लाइन दैट कंटेन अ स्ट्रिंग, लाइक अगर आप कुछ प्रिंट करवाना चाहते हैं फॉर एग्जांपल ADP, ठीक है, अगर आप 100 टाइम उसको प्रिंट करवाना चाहते हैं, देन आपको ये ज़रूरत है कि आप जो है एक ही स्टेटमेंट को बार बार ना लिखें। इट्स नॉट गुड प्रैक्टिस। तो आप मिसाल के तौर पर आप ऐसा लिखना शुरू कर देंगे प्रिंट ADP, और इस तरह आप 100 से 1000 लाइन्स जो हैं क्रिएट कर दें।
तो इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिसेस। एंड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं उसको बड़ा मैटर करती है, बिकॉज आप जब कुछ प्रोजेक्ट पे काम करते हैं जो कि लेंथी होते हैं, या आप इंटरप्राइज लेवल पे जब कोई प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो आपकी वहाँ पे जो प्रैक्टिसेस हैं उनको देखा जाता है, बिकॉज आपके पास जो नंबर्स ऑफ लाइंस कोड्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, और आपकी कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि नंबर ऑफ कोड्स को लाइंस ऑफ कोड्स को रिड्यूस कर देती हैं। इसी तरह जैसे कि आप लूप्स की एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर एक काम जो है आप 100 लाइन में उसको करते हैं, लेकिन एक काम आप लूप्स के ज़रिए 3 से 4 लाइन में कर सकते हैं आसानी से, तो ये आपकी ऐसी प्रैक्टिस है। तो लूप बेसिकली वहीं पे यूज़ होंगे आपकी, अगर आपकी कोई किस्म की आइट्रेशन हो रही है उस आइट्रेशन को आप बार बार लिखने की बजाय लूप्स का इस्तेमाल करेंगे। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लूप्स which available in your PHP language, and आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास जो है फॉर लूप, डू वाइल लूप एंड वाइल लूप है। ये डिफरेंट किस्म के 3 लूप हैं। अमूमन जो फॉर लूप है इसका इस्तेमाल ज़्यादा है, तो आप जो है आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसका भी यूज़ जो है आना चाहिए कि आपने कैसे जो है लूप्स का अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करना है। और तो इट्स डिपेंड अपॉन योर प्रोजेक्ट। आपके प्रोजेक्ट में अगर कहीं पे इनका इस्तेमाल है तो आप इनका यूज़ करेंगे। अच्छा, PHP फंक्शंस। इफ़ वी टॉक अबाउट एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, अगर हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, देन फंक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिकॉज when you're working on a project, so you need a different type of function where you inside the function you can code different programming techniques। तो आप क्या करते हैं कि अब जब भी आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करते हैं तो आपके पास जो है आपको ज़रूरत होती है कि आप फंक्शन बनाएं। तो फंक्शन मीन क्या है कि आपने जो है प्रोग्रामिंग को जो है उसके आपने फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू वांट टू अपडेट समथिंग, आपको एक फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, एंड इफ़ यू वांट टू डिलीट समथिंग तो आपको पास एक सेपरेट जो है फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपके पास जो है डिफरेंट किस्म के फंक्शन की आपको ज़रूरत होती है इन प्रोग्रामिंग, एंड फंक्शन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हम इसकी पहले बात कर चुके हैं। तो इसकी जो प्रैक्टिकल आपके पास इम्प्लीमेंटेशंस हैं फंक्शन की बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको क्या है इन फंक्शंस के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो इन PHP के अंदर भी आपके पास जो फंक्शंस हैं उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। और आपके पास फंक्शंस क्या हैं? फंक्शंस बेसिकली एक आपके पास बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं कि वो जो आपके लैंग्वेज बनाने वाले ने खुद से उसके अंदर क्रिएट किए होते हैं, वो आपके पास जो हैं आपके बिल्ट इन फंक्शंस होंगे। और बिल्ट इन फंक्शन के अंदर आपके पास बेशुमार किस्म के फंक्शन अवेलेबल हैं। आप जो है अपनी अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं। यूज़र डिफाइंड वो फंक्शन होते हैं जो कि यूज़र अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए ख़ुद से कोई फंक्शन जो है वो डिक्लेयर करता है। वो कौन से फंक्शंस होते हैं? वो आपके पास जो होंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शन होंगे। और आप अपनी मर्ज़ी से जहां आपको ज़रूरत हो आप क्या कर सकते हैं, एक फ़ंक्शन बना सकते हैं और फिर अपनी ज़रूरत के तहत जहां आप ज़रूरत समझें आप जो है उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो है फंक्शन जो आप खुद से बनाएंगे वो आपके पास जो है यूज़र डिफाइंड फंक्शन के अंदर आएंगे। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है क्रिएट है यूज़र डिफाइंड फंक्शन इन PHP। आप जो है यूज़र डिफाइंड फंक्शन कैसे बनाएंगे? यूज़र डिफाइंड फंक्शन डिक्लेरेशन स्टार्ट विद द वर्ड फंक्शन। आपकी जो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होंगे वो उसकी जो आप जिसको उसको डिक्लेयर करते वक्त जो स्टार्ट करेंगे आप कहाँ से करेंगे? फंक्शन नेम से करेंगे। ठीक है, आपने फंक्शन कीवर्ड जो है वहाँ पे यूज़ करना है। अगर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है तो आपके पास जो है ये फंक्शन आप इसको यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। ठीक है,
और फिर आप यहाँ पे फंक्शन नेम लिखेंगे। इस फंक्शन नेम की जगह आप जो है अपना फंक्शन नेम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू मेक अ कैलकुलेटर इन PHP, सो आप उसके लिए फंक्शंस बनाएंगे। सो आपको ज़रूरत होगी कि आप डिफरेंट किस्म के जो है वहाँ पे फंक्शन क्रिएट करें। तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मिसाल के तौर पर आपने फंक्शन नेम की जगह आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऐड फंक्शन। मिसाल के तौर पर अगर आप ऐड का या जमा करने के लिए कोई फंक्शन बनाना चाहते हैं, आप जो है यहाँ पे लिखेंगे ऐड फंक्शन, जहाँ पे आप वैल्यूज़ को ऐड करेंगे इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप जो है मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप मल्टीप्लाई का फंक्शन बना सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप सब्सट्रैक्ट या उसकी डिवीजन करना चाहते हैं तो आप जो है इस तरीके से उसके अलग अलग जो फंक्शन है वो क्रिएट करेंगे। तो ये सारा काम जो आपका होगा ये फंक्शंस की मदद से होता है, और फंक्शन की मदद से आपको प्रोग्रामिंग में काफ़ी सहूलियत होती है। तो और नीचे फंक्शन की ये बॉडी होती है, इसके अंदर जो है आप वो कोड लिखते हैं जो कि आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, अगर आप फंक्शन ऐड के ऊपर डिक्लेयर करते हैं तो नीचे आप बॉडी में लिख सकते हैं a+b, और उसका कोई रिज़ल्ट आप सेव करवा सकते हैं किसी भी वेरिएबल के अंदर। और इसी तरीके से आप जो है ये फंक्शंस पे काम करते हैं। ये नीचे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक छोटा सा इन्होंने बताया हुआ है, जैसे कि ये फंक्शन का आपने कीवर्ड लिखना है, फंक्शन नेम कोई भी, फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं यहाँ पे ऐड, ठीक है, और फंक्शन नेम आप लिखते हैं ऐड, एंड देन आप जो है उसके अंदर उसका कोड लिखते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप देखें आपके पास जो है PHP जो है, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, आपने उस फंक्शन को आपने कॉल करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप देखें, अच्छा अगर यहाँ पे आप देखें तो आपका ये जो फंक्शन है, आप इसको, ये आपने फंक्शन कीवर्ड लिखा और आगे आपने क्या लिखा, इस फंक्शन का नेम लिखा। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिखा राइट मैसेज, ठीक है। ये आपने एक फंक्शन बना लिया और इसकी आपने बॉडी के अंदर एक इको के बारे में हमारे ऊपर लेक्चर में हमने बात की थी। क्या होता है कि आपने कोई भी चीज़ जब प्रिंट करवानी है तो आपने इको का यूज़ करना है। आपने क्या लिखा उससे बाद हेलो वर्ल्ड। तो इसमें इस फंक्शन के अंदर बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं कि आपने एक फ़ंक्शन क्रिएट किया, ठीक है, और उसके बाद उस फंक्शन का नाम आपने लिखा राइट मैसेज, और उसके अंदर आपने प्रिंट करवाया हेलो वर्ल्ड। अब ये आपका फंक्शन जो है बन चुका। अब आपने इसको कॉल करना है, ठीक है। कॉल क्या होता है, बेसिकली आप उसी फंक्शन के नेम से और सिर्फ ब्रैकेट के बाद जब इसको लिखेंगे तो ये आपकी फ़ंक्शन कॉलिंग के बारे में आता है कि आपने फंक्शन उस वक्त तक कॉल नहीं होगा जब तक आप उसको जो है कॉल नहीं करेंगे। यहाँ से जब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही आपने इस फंक्शन का नेम लिखा तो आपका ये फंक्शन जो है कॉल हो जाएगा। फंक्शन से कॉल से मुराद ये है कि आपका जो ये आपके पास इको हेलो वर्ल्ड का जो है यहाँ पे शो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो आप अकॉर्डिंग टू योर अपनी सिचुएशन आप डिफरेंट किस्म के फंक्शन बना सकते हैं। तो उस फंक्शंस के अंदर आप जो है डिफरेंट किस्म की वैल्यूज़ जो हैं वो शो करवा सकते हैं, और डिफरेंट किस्म की जो ऑपरेशंस हैं इसके अंदर आप हैंडल कर सकते हैं। एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूँ छोटी सी, कि जैसा कि आप कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए मुख्तलिफ जो है डिफरेंट फंक्शन बनाने की ज़रूरत है। जैसे ऐड का आप अलग से बना लें, सब्ट्रैक्शन का आप अलग से बना लें, मल्टीप्लिकेशन का आप अलग से बना लें। तो आप इस तरीके से जो है फंक्शंस पे काम करेंगे। तो फंक्शन का इस्तेमाल जो है PHP के अंदर जो है या किसी भी लैंग्वेज के अंदर बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पे PHP के अंदर भी बहुत ज़्यादा है। तो आपने फंक्शंस को जो है अच्छे से आपको समझ आना चाहिए कि आपने फ़ंक्शन को बनाना कैसे है, आपने कैसे फ़ंक्शन कीवर्ड लिखना है, फिर उसके आगे आपने नाम लिखना है, और नाम के बाद आपने उसकी जो है बॉडी लिखनी है, और फिर आपने अपने फंक्शन को जो है कॉल करना है, ठीक है। ये आपका फंक्शंस का काम है। अगर आपको ये समझ आ जाए तो आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है प्रोजेक्ट के लिए भी और PHP के काम करने के लिए भी। और PHP फंक्शन आर्गुमेंट, अब वो ऊपर जो बात हो चुकी कि आपने फंक्शन कैसे बनाना है। एंड द अनदर थिंग इज़ अबाउट द फंक्शन आर्गुमेंट। सो व्हाट इज़ द फंक्शन आर्गुमेंट?
द थिंग आर द वेरिएबल दैट वी कैन पास इन द फंक्शन बॉडी, तो उसको आप क्या कहेंगे, फंक्शन आर्गूमेंट। किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए या भी कोई भी आप जो है वेरिएबल फंक्शन की बॉडी के अंदर जो है आप पास कर सकते हैं। अच्छा, इंफॉर्मेशन कैन बी पास टू द फंक्शन, बात हो चुकी कि इंफॉर्मेशन जो है आप किसी भी फंक्शन के अंदर जो है उसको क्या कर सकते हैं, आप पास कर सकते हैं। और उस पास करने के लिए आप क्या करेंगे, आर्गूमेंट यूज़ करेंगे। एंड आर्गूमेंट इज़ जस्ट लाइक अ वेरिएबल। तो इसकी बात भी हो चुकी है, आपका जो आर्गूमेंट्स हैं वो क्या है, आपके सिर्फ जो है आप उसको इंफॉर्मेशन के लिए पास करेंगे और आपके वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इन करंट एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें, आपने एक फंक्शन क्रिएट किया, आपने एक फंक्शन का नाम लिखा, दैट्स इज़ फंक्शन, एंड यू, और आपने जो है फंक्शन का नेम लिखा, फैमिली नेम, ठीक है। ये फंक्शन का नेम हो गया। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये जो है आपको फंक्शन का जो है नेम नज़र आ रहा है, ठीक है। और आपने यहाँ पे अब क्या किया, आपने क्या किया कि एक आपने आर्गुमेंट यहाँ पे पास किया, ठीक है। और ये एक स्ट्रिंग टाइप का आपने जो है यहाँ पे एक वेरिएबल जो है इसको पास किया। और आप यहाँ पे जान सकते हैं कि आपके पास जो अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है ये फंक्शन नेम में जो आपने नेम दिया, ये आप जो है इसको क्या करेंगे, जब आप अपना फंक्शन कॉल करेंगे तो आप वहाँ से इसकी जो वैल्यू है इसको पास करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको बहुत सारी उस वक्त ज़रूरत पड़ती है जो कि आप जिसको कोई एक वैल्यू जिसको आप बाद में पास करना चाहते हैं। आप यहाँ पे देखें, आपने सिर्फ इस फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर पास किया, ठीक है, या इसको आप जो है आर्गुमेंट कह सकते हैं। और नीचे यहाँ पे आप आके देख सकते हैं कि आपने उस फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, आपकी ये फंक्शन कॉलिंग होगी। और उस फंक्शन कॉलिंग के अंदर आपने क्या किया, आपने जो है एक नाम पास किया, ठीक है। फर्स्ट करो यहाँ पे लिखा हुआ है जानी, ठीक है। और यहाँ पे आपने वो नेम पास किया। इससे क्या होगा, जब ये फंक्शन कॉल होगा, ये एक बार फंक्शन जब कॉल होगा तो आपके पास जो है इसकी जो आउटपुट आएगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि आपके पास जो है ये लफ्ज़ जो है लिखा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास ऐसे एक जो लफ्ज़ है प्रिंट हो जाएगा। एंड क्योंकि आपका फंक्शन जो है बार बार कॉल हो रहा है, यहाँ पे आप देखें तो आपका जो फंक्शन है अगेन फिर कॉल हुआ। जब अगेन फिर कॉल होगा तो आपके पास जो है ये वैल्यू जो है दोबारा फिर से जो है यहाँ पे पास होगी, ठीक है। यहाँ पे जब वैल्यू पास होगी तो नीचे आपके पास आप क्या करवा रहे हैं, इको करवा रहे हैं। और ये आपके पास इको करवाते वक्त आपने जो है इसी को दोबारा फिर से जो है आपने प्रिंट करवाया है। तो यहाँ से आपको जो है आसानी से ये बात समझ आ सकती है कि कैसे आपका जो है आर्गुमेंट काम करता है। और जैसे कि अब हम यहाँ पे देखें तो आपका एक थर्ड बार फिर जो है ये फंक्शन कॉल हुआ। अब फिर वही प्रोसेस होगा कि आपका जो ये यहाँ पे आपका नेम है, यहाँ पे जब इसको ये पास होगा तो क्या होगा, ये वैल्यू आपके पास यहाँ पास होगी। और यहाँ पे इको पर जब आपका फंक्शन कॉल होगा ये वैल्यू वहाँ पर पास होगी। और फिर आपके पास जो है यहाँ पे यही जो नेम है इसके अंदर जब आपके पास ये वैल्यू होगी तो ये प्रिंट हो जाएगी। तो फिर इसी तरीके से आपके ये जो वैल्यूज़ हैं ये स्टेप बाय स्टेप जब फंक्शन कॉलिंग होगी तो आपकी यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। तो ये इस तरीके से आपके पास फंक्शन के आर्गुमेंट या फंक्शन के अंदर जब आप जो है पैरामीटर पास करते हैं तो वो इस किस्म से वर्क करते हैं। अमूमन इस किस्म फंक्शन पासिंग पैरामीटर में आप ये आर्गुमेंट्स में कन्फ्यूजन्स होती हैं कि पता नहीं जो है ये कैसे पास होते हैं। जो आपको प्रैक्टिकली जो है इसकी समझ होनी चाहिए। इसकी जो है फ्लो मैंने आपको बता दिया है कि ये कैसे वर्क करता है। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जब आप यहाँ से वैल्यू इसको पास करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पे पास होगी। और उसके बाद जो है इको के अंदर उस वेरिएबल को आपने प्रिंट करवाया हुआ है।
तो वो आपके पास जो उसका नेम या जो भी उसके अंदर वैल्यू होगी वो आपके पास जो है उसको शो कर देगा। तो इस किस्म से आपकी फंक्शंस पैरामीटर पे काम होता है। अच्छा, PHP एरे, तो अगर हम बात करें किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, फंक्शन हो गया, एरेज हो गए, ये आपके पास जो है बहुत बड़ी जो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप्स में से किसी भी लैंग्वेजेस के होते हैं। अगर आप PHP फंक्शंस और एरे को अगर आप स्किप कर दें तो आपकी जो है काम जो है आपके पास अधूरा है। जब भी आप कोई भी प्रैक्टिकली काम शुरू करते हैं तो आपके पास जो एरेज और PHP फंक्शंस का, जिसका हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। अब एरेज का अगर मैं आपको जनरल कंसेप्ट दूं तो आप डिफरेंट लैंग्वेज में आप पढ़ते आ रहे होंगे। अगर आपने ऊप पढ़ी है, अगर आपने सी पढ़ी है, C++ पढ़ी है, तो अगर आपने मैट्रिक में कंप्यूटर पढ़ा है तो उसके अंदर आपने जो है एरेज का कंसेप्ट ज़रूर आपने पढ़ा होगा। तो PHP के अंदर भी आपके जो एरेज हैं वो यूज़ होते हैं और प्रैक्टिकली जो है आपके एरेज का काफ़ी काम है। अच्छा, तो आपके जो है एरेज बेसिकली क्या करते हैं? एन एरे स्टोर द मल्टीपल वैल्यूज़ इन वन सिंगल वेरिएबल। अच्छा, आप क्या करता है कि एरे क्या करता है कि एक जो है सिंगल वेरिएबल के अंदर आप क्या कर सकते हैं, ये आपको एबिलिटी प्रोवाइड होती है कि आप एक सिंगल वेरिएबल के अंदर डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन या डिफरेंट किस्म का जो डाटा है आप जो है स्टोर कर सकते हैं, आप वैल्यूज़ जो है उनको स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू हैव अ वेरिएबल, अगर आप एरेज के एक कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कार, तो वहाँ पे क्या होगा, आप उस सिर्फ कार के अंदर उसके डिफरेंट आप लोकेशंस पे आप डाटा स्टोर करेंगे। अमूमन ये होता है कि आप जब वेरिएबल में जब आप डाटा स्टोर करते हैं तो क्या होता है कि उसमें आप जो है एक जो डाटा है उसको स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जब आप एरेज को यूज़ करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक वेरिएबल के अंदर जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं उनको स्टोर कर सकते हैं। और डिफरेंट वैल्यू कैसे स्टोर होती हैं मैं आपको थोड़ा यहाँ पे उसका फ्लो समझा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास ये मेमोरी लोकेशन है, ठीक है, ये आपके पास एक मेमोरी लोकेशन है और ये इसके इंडेक्स होते हैं जो कि बेसिकली क्या होता है, 0 से शुरू होता है। एरे का इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है? 0 से शुरू होता है। और ये आपका इंडेक्स 2 और फिर आपका ये इंडेक्स 3 अच्छा, हम यहाँ पे ड्रा करते हैं कि आपके पास फर्ज करो ये एक मेमोरी लोकेशन है, ठीक है, और आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आप देखें आपके पास एक वैल्यू है, ये आपका जो है इंडेक्स 0 है, ठीक है, 0। उसके बाद आप इंडेक्स 1 जो है उस पर काम करते हैं और आपके पास ये उसकी जो है मेमोरी लोकेशन होती है। और फिर इसी तरीके से आप जो है 0 के बाद आप 2, ये आपके पास जो है मेमोरी लोकेशन होती है और ये आपके पास जो है फिर 3, ठीक है। ये आपके फिर जो डिफरेंट आप जिसको स्टोर करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जो है ये मेमोरी को अगर हम बात करते हैं, एक एरे जिसका नाम कार है उसको अलॉट है। अब ये कैसे अपने अंदर जो है वेरिएबल को स्टोर करेगी? अब जो फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो ये अगर हम यहाँ पे देखें तो एक यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है। अगर ये चीज़ है, अगर आप यहाँ पे इसको जो है स्टोर करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसको बेसिकली एरे क्या करता है, इसको जो है 0 इंडेक्स पे सेव कर देगा। आप यहाँ पे देखें तो ये इसको यहाँ पे जो है इसको सेव कर देगा, ठीक है, और ये आपके पास यहाँ पे स्टोर हो जाएगी इसके इंडेक्स 0 के अंदर। और अगर यहाँ पे आप देखें तो आपके पास जो इसकी दूसरी वैल्यू है, तो आपके पास जो दूसरी वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगी।
बी एम डब्ल्यू, इसके इंडेक्स 1 के ऊपर, और उसकी आपके पास जो ये थर्ड वन है ये आपके पास कहाँ पे शो होगी, टोयोटा फर्ज करो आपके पास यहाँ पे स्टोर हो जाएगी वैल्यू जब आप जो है। तो ये बेसिकली मैं आपको इसका बेसिक ये बता रहा हूँ ताकि आप जो है इसको आप रट्टा ना लगाएं, आपको चीज़ का पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कैसे वर्क करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक और चीज़ होती, इसके बाद आप कामे के बाद कोई एक और चीज़ होती जिसमें उसका मॉडल होता कि 2018 या कुछ भी ऐसा होता, ठीक है। वो आपके पास क्या होता, यहाँ आपके पास इस मेमोरी लोकेशन में जो ये 01 उसके बाद 2 और ये 3 आपके पास यहाँ पे सेव हो जाता 2018, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास जो है एक मेमोरी क्रिएट हो जाती है और आप जो है इस तरीके से एरेज में डाटा जो है वो स्टोर होता है। और अब अगर आपने इसको कॉल करना है तो इंडेक्स की मैं बात कर चुका हूँ, इसमें जो एक चीज़ हमेशा जिसका जिक्र होता है इंडेक्स। तो आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ इंडेक्स, या एरे का जो इंडेक्स है कहाँ से शुरू होता है, तो आपने बताना है कि वो जो है 0 से शुरू होगा, और आप इस चीज़ को जो यहाँ पे नंबरिंग होती है 0 1 आपके पास, इसको आप क्या कहेंगे, आप इसको इंडेक्स कहेंगे, और आप इन्हीं इंडेक्स की मदद से एरे को एक्सेस करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने एक इको की जो है कमांड प्रिंट की यहाँ पे शो की। इको मीन इसको प्रिंट करेगा, ये आपके पास स्ट्रिंग है जो कि इसको एज इट इज़ प्रिंट करेगा आई लाइक। और आप यहाँ पे देख सकते हैं $साइन कार, और इसको जब 0 इंडेक्स की बात कर रहा है तो 0 इंडेक्स मीन आपके पास दिस वैल्यू, ये आपका 0 इंडेक्स है। तो 0 इंडेक्स की जब यहाँ पे बात कर रहा है तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो है 0 इंडेक्स है, इसको इसकी बात कर रहा है। तो ये आपको जब प्रिंट करेगा 0 इंडेक्स में तो क्या करेगा आपके पास ये, अगर आपके पास जब आउटपुट की हम बात करेंगे तो आपके पास इसकी आउटपुट कुछ यूँ आएगी। जब आप बात कर रहे हैं उसके 0 इंडेक्स की, तो 0 इंडेक्स के पास आपके पास क्या पड़ा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वैल्यू पड़ी है, ठीक है। तो ये आपको क्या प्रिंट करेगा, वही वैल्यू जो कि आपने उसके पहले जो उसमें स्टोर करवाई है। सबसे पहले लिखा आएगा आई लाइक, उसके बाद आपके पास ये वैल्यू लिखी आएगी, और फिर आपके पास जो है लिखा आएगा दोबारा फिर कार 1, फिर BMW, ठीक है। ये आपके पास BMW लिखा आएगा, बिकॉज आपने जो है इसको इसके 1 जो है आपने इंडेक्स के ऊपर इसको लिखा है, रखा हुआ है, ठीक है। तो आप इस तरीके से आपके पास BMW लिखा आएगा, BM उसके बाद W, और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको क्या लिखा नज़र आएगा, इसका जब हम सेकंड इसके बात करेंगे तो आपके पास जब आप यहाँ पे लिखेंगे तो आपके पास जो है क्या लिखा आएगा, टोयोटा। तो दरमियान में अगर कोई स्ट्रिंग है वो एज इट इज़ शो होगी, या इन्होंने कंकैटिनेशन यहाँ पे यूज़ की हुई है तो वो आपको जो है इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आपको क्या लिखा आएगा, टोयोटा, ठीक है। अब एक 4th वन हमने यहाँ पे इसको लिया था, या 3rd वन आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो इंडेक्स है 0 से शुरू होता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपने लिया था तो आप इसका क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कार। जब आप यहाँ से इसको आगे कंकैटिनेशन जब करेंगे आप तो आप लिखेंगे ये मैं आपको फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ कि आपके पास एक और वैल्यू होती तो आप उसको यहाँ पे स्टोर करते और इसका आप यहाँ पे इंडेक्स लिखते। जब उसको प्रिंट आपने करवाना है तो आप यहाँ पे लिखते $साइन कार, ठीक है, कार्स, और आप उसका इंडेक्स यहाँ पे देते।
अब इंडेक्स यहाँ पे आपने 3 देना है, बिकॉज आपका 0 से शुरू हुआ है तो ये आपका 3 इंडेक्स बनेगा। तो आप यहाँ पे लिखते 3, ये क्या होता, आपकी जो वैल्यू है ये जो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है इसको प्रिंट कर देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी वैल्यू है 2018, ठीक है, ये आपकी यहाँ पे प्रिंट हो जाती है। तो ये बेसिकली सारा कंसेप्ट है एरेज का। अगर आप ये इसकी आपको बाज़ औक़ात जो है एरेज में प्रॉब्लम इस तरीके से होते हैं, ये नहीं समझ आ रही होती कि आप इसको स्टोर कैसे करते हैं, इसको बाद में आपने कैसे जो है गेट करना है, या कैसे आपने इसको जो है यहाँ से डाटा रिट्रीव करना है, या कैसे इंडेक्स पे डाटा स्टोर होता है, इंडेक्स क्या है, ये सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पे अब मैंने समझा दी हैं। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ आपको। ये आपके पास जो मेमोरी लोकेशंस होती हैं, जब भी आप एरे करते हैं तो आपकी मेमोरी में जो है आपकी अकॉर्डिंग टू योर जो भी आपके पास वैल्यूज़ होती हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पास मेमोरी के अंदर एक मेमोरी लोकेट हो जाती है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसका इंडेक्स जो है 0 से शुरू होता है। और इसी तरीके से आपका तरतीब वाइज जो है आपके पास उसका इंडेक्स चलता है, और आपके पास इस तरह 2, 3 जितनी आपके पास वैल्यूज़ होती हैं उसके लिहाज से आपकी जो मेमोरी क्रिएट हो जाती है। और अगर यहाँ पे आप देखें तो आपकी वैल्यूज़ यहाँ पे क्रिएट हो गई, और आपके पास वैल्यूज़ पे जहाँ पे स्टोर होती हैं 0 से शुरू होता है, उसको आप क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं। और उस इंडेक्स के ऊपर आप जो है वैल्यूज़ स्टोर करेंगे, और जब आपने रिट्रीव करनी है तो उसका ये तरीक़ाकार है कि आप जो है इसको फॉर लूप के ज़रिए भी एक एक वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं, या आप इसको स्टेप बाय स्टेप कुछ भी, या आप स्पेसिफिक जो है किसी स्पेसिफिक इंडेक्स को अगर आप टारगेट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक किसी भी इंडेक्स को भी आप टारगेट जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो है एरेज वो काम करती हैं। आपके ऐप को एरेज का जो है कंसेप्ट बहुत ज़्यादा आपको होना चाहिए, बिकॉज अगर आप किसी भी एक आपको ज़रूरत है कि आपने कोई डाटा जो है उसको स्टोर करना है किसी वेरिएबल के अंदर, तो अगर आपको इसकी सही से समझ होगी कि कैसे आपने करना है, मेमोरी लोकेशंस क्या हैं, इंडेक्स क्या हैं, कहाँ से शुरू होगा, आपने जब रिट्रीव करना है तो आपको इसकी समझ होगी कि मैंने कौन सा इंडेक्स रिपीट करना है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें इसकी आप वर्किंग देख लें, अगर आपको इसकी वर्किंग समझ आ जाए तो आपको एरेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो PHP में सारी जो एरेज हैं अब वो यही काम करती हैं। अगर अब इसकी आप डेफिनेशन देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एरे स्टोर द मल्टीपल वैल्यू इन वन सिंगल वेरिएबल। अगर आपको आप समझ आ चुकी होगी, ये आपके पास जो है एक सिंगल वेरिएबल है, ठीक है। अमूमन क्या होता है कि आपने देखा होगा, आप एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू स्टोर करते हैं। ये आपके पास जो है अब सिंगल वेरिएबल है कार्स का। अब आपने सिर्फ एरे को यूज़ करते हुए इसमें मल्टीपल वैल्यू जो है वो आपने स्टोर कर दी, ठीक है। बेसिकली यही आपको जो है एरे प्रोवाइड करता है। तो आप इस तरीके से अपनी जो वैल्यूज़ हैं इसमें आप स्टोर कर सकते हैं कि आपने किस तरीके से जो मल्टीपल वैल्यू एरे के अंदर स्टोर करनी है। और इसके अंदर बाद में आपके को जो ये पता होना चाहिए वो ये है कि आपका जो इंडेक्स है वो क्या है, आपने उसको कैसे जो है रिट्रीव करना है। अच्छा, अनदर थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, PHP ग्लोबल वेरिएबल्स और सुपर ग्लोबल्स। अच्छा, PHP ग्लोबल्स वेरिएबल्स कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि थ्रू आउट द आप फंक्शंस, किसी भी फंक्शंस के अंदर या किसी भी क्लास के अंदर आप जो है उनको कहीं से भी उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसको आप जो है यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं तो आपको एक ग्लोबल, या उसकी मैं आपको समझाने के लिए कि आपके पास जो है इसकी क्या बेसिकली चीज़ है। अगर आप नॉर्मल किसी एक क्लास की बात करते हैं तो उसमें होता है क्या कि आपके पास आपने अगर एक फ़र्ज़ करो आपने क्लास बनाई, ठीक है, और मैं क्लास की ये कोई भी आप यहाँ पे क्लास नेम दे सकते हैं, ठीक है। और क्लास आप नेम के बाद आपने क्लास जो है वो शुरू कर दी, ठीक है। और इस क्लास के अंदर जो है आप कोई वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करते हैं। फ़र्ज़ करो मिसाल के तौर पर इंट ए आपने
जो है वो आपने डिक्लेयर किया कि 5। तो अगर आप इनहेरिटेंस नहीं कर रहे या अगर आपने जो है तो आप ये जो वेरिएबल्स जो हैं आप विद इन अ क्लास या इसको आउट क्लास नहीं यूज़ कर सकते अगर आप इनहेरिटेंस या आपने इसको जो है एक्सेस नहीं दी, ठीक है। अब तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। ये आपके पास जो वेरिएबल्स हैं इनकी लिमिटेशन होती हैं, लेकिन आपके पास कुछ PHP के अंदर आपके पास ग्लोबल्स वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, या आप इनको सुपर ग्लोबल्स वेरिएबल कहेंगे, ठीक है, सुपर ग्लोबल्स। तो ये बेसिकली क्या होते हैं कि आपके पास जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्वर है, रिक्वेस्ट है, आपके पास जब भी आप किसी किस्म का कोई पोस्ट या गेट मेथड जो है आप उसको गेट इसको वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको डिफरेंट किस्म के जो आपके पास ये वेरिएबल्स हैं, ग्लोबल्स हैं, आप इनको थ्रू आउट जो आपका क्लास है या फंक्शन है आप इसको एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी कोई स्पेशल चीज़ को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो ये वेरिएबल्स हैं, आपको इनके बारे में फेमिलियर होना चाहिए कि क्या है और आप इनको जो है हर फंक्शन और क्लास के अंदर जो है आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इन PHP आप जो है ऊप को यूज़ करेंगे। ऊप क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए, क्लासेस को यूज़ करते हुए पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, डाटा हाइडिंग, डाटा इनकैप्सुलेशन, ये सारी चीज़ें, डाटा एब्स्ट्रैक्शंस जो है वो सारी प्रैक्टिसेस हैं वो ऊप के रिलेटेड है। और क्लासेस, आपने क्लासेस की मदद से कैसे काम करना है और उसमें ये सारी जो चीज़ें हैं, डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं ऊप के लिहाज से। तो ऊप का भी एक बार हम जो है ओवरव्यू लेंगे PHP के अंदर, क्योंकि PHP इस बहुत आपके पास जो है एडवांस लेवल का इसके ऊपर भी काम होता है। लेकिन तो आपको जो है सारी टेक्निक्स या सारी जो भी इसके अंदर यूज़ हुआ है तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो उसके बाद आपके पास डेटाबेस का यूज़ आएगा, वो भी हम इसी PHP के अंदर ही देखेंगे, ठीक है। आपके आने वाले लेक्चर के अंदर जो है उसके आप ये इसमें देखेंगे कि आपके पास जो है डेटाबेस जो है आप कैसे इस पे काम करेंगे और डेटाबेस के लिए आपको किस चीज़ का आपके पास जो है नॉलेज होना वो ज़रूरी है, ठीक है। तो बाद में आप ये देखेंगे। अच्छा, तो आपने बेसिकली मैं सिर्फ आपको यहाँ पे इसका ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद हम मज़ीद देखेंगे अगर हमारे पास कि हमने किस तरीके से डेटाबेस को यूज़ करना है और ऊप क्या है। डेटाबेस, जब भी आपने कोई डाटा स्टोर करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, अपने प्रोजेक्ट के लिए आपको बनाने के लिए आपको डेटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने उस काम के लिए डेटाबेस को यूज़ करना है। डेटाबेस डाटा इलेक्ट्रॉनिकली आप स्टोर करेंगे और फिर आप जो है उसको अपने अकॉर्डिंग टू योर नीड आप उसको रिट्रीव करेंगे। तो कैसे आपने इंसर्ट करना है डाटा, कैसे रिट्रीव करना है, टेबल्स क्या हैं, ठीक है, और उसके अंदर डिफरेंट किस्म की आपने उसको कैसे जो है प्राइमरी की बनानी है और कैसे आपने जो है टेबल्स के आगे कॉलम बनाने हैं और क्या उनके जो अंदर वारचार्स होते हैं, ये इंटीजर्स क्या हैं, स्ट्रिंग आपने कैसे स्टोर करनी, तो डिफरेंस ये काम है जो कि आपने करने हैं। तो ये आपके डेटाबेस के रिलेटेड है जो कि हम फर्दर जो है इसको आपके आने वाले जो लेक्चर्स हैं PHP में उसको देखेंगे और फिर हम ये देखेंगे आपने डेटाबेस को कैसे PHP के साथ जो है इंटीग्रेट करना है या कैसे यहाँ पे आपने यूज़ करना है, और कैसे आपने जो है डाटा को अपने डेटाबेस से अपने पेज के ऊपर आपने कैसे जो है उसको आप जो है पेज के ऊपर डेटाबेस को आप कैसे शो करेंगे, ठीक है। ये क्योंकि आपने जब एक डाटा एक बना ली डेटाबेस तो आप उसमें डाटा स्टोर करके अपने पेज पे शो करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम आपके आने वाले जो है लेक्चर में देखेंगे। तो तब के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें और जो आपको लेक्चर बताया जाता है उसको आप जो है साथ साथ पढ़ें और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें और अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसको इंक्लूड करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।